हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 9 का जो सोशल साइंस का पेपर है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आप सभी के लिए। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंग्लिश में सभी पेपर पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच वीमेन गोट सफरेज। फ्रांसीसी महिलाओं ने वयस्क मताधिकार प्राप्त किया, यानी उनको वोट देने का अधिकार कब मिला? 1946 को मिला था। ठीक है। द ऑथर ऑफ द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के किताब के रचयिता कौन थे? रूसो थे। ठीक है। आगे देखो, विच कंट्रीज इकोनॉमी हैड द वर्स्ट अफेक्टेड ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन, यानी कौन से देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी विश्व स्तरीय इकोनॉमिक जो मंदी हुई थी, रिसेशन हुआ था उससे? तो अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से धाराशायी हो गई थी। ठीक है। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। और बिहार की सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, यानी जो ना पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा बिहार की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की है। एक्सिस पावर वॉज नॉट, इनमें से एक्सिस पावर नहीं है, ध्रुवीय देश नहीं है। देखो, जर्मनी, इटली, जापान ये ध्रुवीय पावर्स थे, और फ्रांस था वो ध्रुवीय पावर नहीं था। तो सी सही है। नेम द करेंसी ऑफ द जर्मनी, जर्मनी की करेंसी बतानी है। देखो, फ्रैंक है वो फ्रांस की है, रूपी है वो इंडिया और पाकिस्तान की है, मार्क नहीं है तो डॉलर है। ठीक है। Treaty of Versailles was signed. Treaty of Versailles was signed between Napoleon Bonaparte and the English Army, British Army. ब्रिटिश आर्मी और इनके बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल। सॉरी, ये वर्साइल की संधि थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, है ना? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में। तो ये कब हुई थी? 28 जून 1919 को हुई थी ये। सॉरी। ठीक है। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय पार्लियामेंट में कितने हाउस है? 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है। कैन अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ इन इंडिया, भारत में जो एग्जिस्टिंग लॉ उसको अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ को अमेंड करने की। ठीक है। अगेंस्ट द पर्सनल असेट, जो व्यक्तिगत पूंजी निजी संपत्ति के विरुद्ध में थे वो सोशलिस्ट थे। समाजवादी बिल पूरी तरह से व्यक्तिगत संपत्ति के विरुद्ध में थे, वो पूरे समाज की संपत्ति का हक मानते थे, उसकी संपत्ति पर पूरा अधिकार है वो पूरे सोसाइटी का, समाज का है। तो समाजवादी व्यक्तिगत संपत्ति के विरुद्ध में थे। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रूलर्स वर इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी है वो इस प्रकार की गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? लोगों के द्वारा। रॉ मटेरियल एंड कैश मनी आर कोल्ड वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल और को कैश मनी है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। लैंड विच इज सराउंडेड बाय द सी और सी ऑन 3 साइड्स, जमीन जो 3 साइड से समुद्र से घिरी हो उसको पेनिनसुलर कहते हैं, पेनिनसुलर। ठीक है। 3 साइड से घिरी हो, तो जैसे भारत का जो है ये द्वीप दक्षिणी भाग वो पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है, क्योंकि इस साइड समुद्र, साउथ में समुद्र, इस साइड भी बंगाल की खाड़ी, तो तीनों साइड से घिरा इसी इसको पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है। ठीक है। आगे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी, भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया, लागू हुआ था। ठीक है। वैसे 26 नवंबर 1949 को, ये 26 नवंबर 1949 को पूरा तैयार हो गया था, बट लागू इस टाइम हुआ था 26 जून 1950 को। इन ईयर 1951 द लिटरेसी रेट इन इंडिया वॉज, यानी 1951 की जो साक्षरता दर है भारत की वो कितनी है? साक्षरता दर है वो भारत की 18.33 थी, यानी केवल 100 में से 18 व्यक्ति ही भारत में पढ़े लिखे थे। डिसअपेयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज कॉमनली रेफर्ड एज डिफॉरेस्टेशन, जो जंगलों का कॉमनली जो डिसअपेयरेंस है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटाई, जंगलों का गायब होना। लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फॉर्म बाय जियोग्राफिकल एक्टिविटीज, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज, कौन सी लेक है वो जियोलॉजिकल एक्टिविटी से बनी हुई है? तो वुलर लेक, जम्मू कश्मीर जो वुलर लेक है वो जियोलॉजिकल एक्टिविटी से बनी हुई है ना? पार्ट लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्थ साइड ऑफ पार्ट है उसको क्या कहेंगे? उसको अपने कहेंगे ट्रॉपिकल, नहीं
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको शीतोष्ण कहते हैं वैसे ना, शीतोष्ण जिसको क्या कहेंगे अपने, शीतोष्ण कहेंगे, ट्रॉपिकल एरिया होता है ये, है ना। आई देखो, नेम 2 कंट्रीज वेयर मल्टी पार्टी इलेक्शंस आर हेल्ड। मल्टी पार्टी इलेक्शंस हेल्ड, उनमें सबसे पहले इंडिया, इंडिया हैज़ द मल्टी पार्टी इलेक्शंस। सेकेंड इज द यूएसए, यूएसए मल्टी पार्टी इलेक्शंस है। थर्ड इंग्लैंड, ब्रिटेन कह सकते हैं हमने, इंग्लैंड भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस है। मेंशन द साइड वन साइड इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत से साइड इफेक्ट्स है। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमें जो अनाज उत्पादन है, फूड प्रोडक्शन है, वो बढ़ा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा पॉल्यूशन साइड इफेक्ट है वो पोल्यूशन। द लैंड वॉज पोल्यूटेड, जमीन प्रदूषित हो गई है। एंड द मोर यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के ज़्यादा यूज होने से द वाटर इज ऑल्सो पोल्यूटेड, पानी भी प्रदूषित हो गए हैं। एंड इसकी वजह से और इसके बहुत बड़े ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं, है ना। पोल्यूशन इसका मेन प्रभाव है। वोट हैज़ बिन कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, संविधान के निर्माता, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 है इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि उनमें व्यक्ति के अधिकार दिए गए हैं कि उनके अधिकारों का यदि हनन होता है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अपने रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वाटर सेपरेटर? वाटर सेपरेटर एक डिवाइस है जो क्या करता है? पानी को सेपरेट करता है किसी भी फ्लूइड से, किसी भी द्रव्य से पानी को सेपरेट करने का काम करता है। वाटर सेपरेट इज ए डिवाइस, डिवाइस है विच सेपरेट वाटर, जो क्या करता है? सेपरेट्स वाटर, वाटर सेपरेट करता है फ्रॉम एनी फ्लूइड, किसी भी द्रव्य से वाटर को सेपरेट करता है, ठीक है। आगे देखो, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट केम इनटू फोर्स? भारत का जो पहला भारतीय फॉरेस्ट एक्ट था वो कब अस्तित्व में आया था? फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट है वो कब अस्तित्व में आया था? तो फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट है वो 1865 में अस्तित्व में आया था। 1865 पहला फॉरेस्ट एक्ट अस्तित्व में आया था। ब्रीफली मेंशन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन द टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है? देखो, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो टेरिटरी सेक्टर है जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसमें जो है वो बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है वो इसमें आती है। जैसे ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बैंकिंग है वो इसी में आती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी भी इसी में आती है ना। और भी बहुत से, टेलीकॉम ये भी इसी में आती है। तो बिजनेस, ICT, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट यातायात, ये सभी एक्टिविटीज टेरिटरी सेक्टर में आती है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा रिवर आइलैंड क्या है? माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। माजुली आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड है संसार का जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ठीक है। विच सोशल ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया? भारत में कौन से सोशल ग्रुप्स है वो ज़्यादा वल्नरेबल है? तो देखो, जो सोशल ग्रुप्स है SC, ST, OBC, वीमेन, ओल्ड, है ना, ओल्ड पीपल, और चिल्ड्रन, डिसेबल्स में से विकलांग, ये क्या है? ये ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा कमज़ोर ग्रुप है जो निर्धनता के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पहले से ही कमज़ोर है, थोड़ी सी दिक्कत हुई तो वो ज़्यादा बीमार या गरीब होने के चांसेस ज़्यादा इनके, ठीक है। राइट एनी 2 मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? भारतीय पॉवर्टी के 2 मेन कारण बताओ। एक तो है अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है लेक ऑफ रिसोर्सेज,
लेक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी। एंड थर्ड अपने मान सकते हैं पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा जनसंख्या है वो भी गरीबी का कारण है। तो कई कारण है गरीबी के। वोट इज द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की मेन पर्पज क्या है? इलेक्शन का मेन पर्पज है टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के प्रतिनिधित्व चुनना, रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के प्रतिनिधियों को चुना। दूसरा टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करना, यानी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए इलेक्शन जरूरी है। तो प्रतिनिधित्व है, लोगों का प्रतिनिधित्व स्थापित करना और डेमोक्रेसी स्थापित करना। ठीक है। वोट इज द बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन क्या होता है? बाई इलेक्शन वो होता है जैसे मान लो कि एक या दो सीट पर चुनाव हो और वो वैकेंसी की वजह से सीट खाली हो गई, या तो किसी की डेथ हो गई है या फिर किसी ने त्यागपत्र रिजिग्नेशन दे दिया है। तो त्यागपत्र से या डेथ से किसी भी लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में वैकेंसी हो जाती है, यानी सीट वैकेंट हो जाती है, तो उसकी जगह जो चुनाव होते हैं वो बाई इलेक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना, है ना। नहीं सॉरी, समटाइम्स इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली वन और फ्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज, कई बार एक या दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव होना। टू फिल द वैकेंसीज, वैकेंसी होता है खाली सीट को भरने के लिए। कोज्ड बाय डेथ और रिजिग्नेशन, या तो डेथ या रिजिग्नेशन की वजह से जो खाली सीट हुई उसकी जगह चुनाव होना एक दो सीट पर, वो बाई इलेक्शन कहलाते हैं। व्हाट इज द वेस्टर्न साइक्लोन, वेस्टर्न साइक्लोन क्या है? वेस्टर्न साइक्लोन स्टॉर्म्स होते हैं जो मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होते हैं, भूमध्य सागर से जो तूफान बनते हैं और उत्तरी भारत में बारिश ले आते हैं, तो उसको वेस्टर्न साइक्लोन कहते हैं। वेस्टर्न साइक्लोन से जो स्टॉर्म्स, वेस्टर्न साइक्लोन्स आर द स्टॉर्म्स, ये एक प्रकार के क्या है? स्टॉर्म्स, तूफान होते हैं, ओरिजिनेट्स इन मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर में ओरिजिनेट होते हैं। एंड कोज रेनफॉल इन नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया में रेनफॉल कारण बनते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? वेस्टर्न साइक्लोन कहते हैं। आगे देखो, छोटे क्वेश्चन, थोड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं। एक्सप्लेन द रीजन वाई पास्चर्स ऑफ मसाई कम्युनिटी वर टेकन अवे फ्रॉम हिम। देखो, मसाई कम्युनिटी से पास्चर्स क्यों ले लिए गए थे? मसाई कम्युनिटी से पास्चर्स क्यों ले लिए गए थे? इसके बहुत से कारण हैं। देखो, ब्रिटिश और जर्मन ऑक्यूपेशन की टाइम की बात है, जो ब्रिटिश और जर्मन ऑक्यूपेशन था उस दौरान उन्होंने ज़मीन को डिवाइड कर लिया, तो जो नई इंटरनेशनल बाउंड्री ने उनके मूवमेंट्स को रोक दिया। मसाई कम्युनिटी के पास्चर उनसे क्यों ले लिए गए? क्योंकि जो नई इंटरनेशनल बाउंड्री थी उन्होंने उनके मूवमेंट्स को या मसाई कम्युनिटी के मूवमेंट्स को रोक दिया। और ये जो मसाई कम्युनिटी जो पास्चर्स थे वो गेम रिजर्व डिक्लेयर कर दिए गए कि वहाँ पर जो विदेशी, जो जर्मन और ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशंस थे, आधिपत्य था, उन्होंने उनके क्षेत्रों को गेम रिजर्व के रूप में डिक्लेयर कर दिया। तो मसाई कम्युनिटी से ज़मीन जो थी वो अंग्रेज़ों ने छीन ली थी, है ना। ये होता। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, फॉलोइंग पर आपको शॉर्ट नोट लिखना। रायका कम्युनिटी, रायका कम्युनिटी बिलोंग्स टू राजस्थान, राजस्थान से बिलोंग करती है। बेसिकली दे अर्न देयर लिवलीहुड बाय एनिमल हस्बेंड्री, वो क्या करते हैं? पशुपालन से अपनी लिवलीहुड करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। स्पेशली दे आर दे रियर द एनी कैमल्स, वो क्या करते हैं? कैमल्स को पालते हैं, ऊँटों को पालते हैं। तो ये ऐसी जो ये कम्युनिटी राजस्थान से बिलोंग करती है और अपनी आजीविका है वो पशुपालन से करती है और विशेष रूप से ऊँटों को पालती है। गुजर बकरवाल बिलोंग्स टू द जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है और जम्मू कश्मीर में वो केटल और शिप्स एंड गोट्स को क्या करती है? रेयर करती है, पालती है। गुजर बकरवाल शिप्स और गोट्स को, शिप्स एंड गोट्स को ये कम्युनिटी पालती है ना। इनका भी व्यवसाय राय का कम्युनिटी की तरह ही पशुपालन ही है। ठीक है।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, इन दोनों में क्या होता है? देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो ईयर राउंड रेनफॉल चाहिए इनको, ईयर राउंड का अर्थ वर्ष पर्यंत उसको बारिश चाहिए, रेनफॉल, ईयर राउंड रेनफॉल। और ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन का मतलब होता है हमेशा ये ग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो दो इनकी पहचान है, एक तो वर्ष पर्यंत इनको बारिश की जरूरत होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, और दूसरा ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा इक्वेटर है, उसके आसपास जो जंगल होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उनको हाई रेनफॉल चाहिए, हाई रेनफॉल, वर्ष पर्यंत की जरूरत नहीं है लेकिन भारी बारिश की जरूरत होती है, हाई रेनफॉल। और सेकंड ये क्या करते हैं? शेड लीव्स इन ए ईयर, शेड लीव्स पत्तियां झाड़ते हैं, इन ए ईयर वर्ष में एक बार। देखो ये तो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये शेड लीव्स इन ए ईयर वर्ष में एक बार पत्तियों को झाड़ते हैं, और भारी बारिश की इनको भी जरूरतें होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा तो किसको कहते हैं? प्लांट्स लाइफ को, प्लांट्स लाइफ इन ए एरिया, एक एरिया में जो प्लांट लाइफ है उसको फ्लोरा कहते हैं। और एनिमल लाइफ है, और जो एनिमल लाइफ है इन ए एरिया कॉल्ड द फौना, फ्लोरा एंड फौना ये होता है। राइट द मेन फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के मैंने फीचर्स बता दिए, ईयर राउंड रेनफॉल चाहिए, वर्ष पर्याप्त उसको बारिश की जरूरत होती है। दूसरा है ना, दे आर नियर बाय द इक्वेटर, दे आर ग्रोज नियर बाय द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास वो ग्रो करते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास, है ना। एंड एवरग्रीन, ये एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे रहते हैं, है ना। तो ये मेन फीचर्स है। व्हाट आर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नीडेड, व्हाई आर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नीडेड, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्यों जरूरत होती है? डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। पहले इनकी जरूरत होती है टू मेक डेमोक्रेसी वर्क फेयरली, टू मेक डेमोक्रेसी वर्क फेयरली, कि डेमोक्रेसी है वो न्यायोचित रूप से कार्य करे, सही कार्य करे, इसके लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है। जैसे इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, यूजीसी है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, सामाजिक न्याय विभाग है। तो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, सीबीआई है। तो ये क्या क्यों है? टू मेक द डेमोक्रेसी वर्क फेयरली, कि डेमोक्रेसी है वो न्यायोचित रूप से कार्य करे। ठीक है, आगे देखो, वोट इज मीन्ड बाय द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का क्या मतलब है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का मतलब है कि कोर्ट से जुडिशरी कैन गिव द जजमेंट्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर, यानी किसी बाह्य ताकत के सामने बिना झुके वो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय दे, वो होती है स्वतंत्र और इम्पार्शियल जुडिशरी। तो ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि यदि जुडिशरी इज नॉट फ्री एंड इम्पार्शियल, जुडिशरी फ्री और इम्पार्शियल यदि नहीं है, इफ द जुडिशरी इज नॉट फ्री एंड इम्पार्शियल है, तो डेमोक्रेसी कैन नॉट बी स्टेबलाइज, डेमोक्रेसी स्थापित हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो पावरफुल लोग होंगे उनका ही कानून चलेगा, वही सब कुछ करेंगे। तो टू स्टेबलाइज द डेमोक्रेसी जुडिशरी इज वेरी इम्पोर्टेंट, जुडिशरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अगला देखो, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट है, जो आर्टिकल 32 में है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के, तो भारतीय सिटीजन्स को ये प्रोवाइड किया गया है। तो इसका महत्व क्या है? इसका बहुत महत्व है। देखो, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या करती है कि व्यक्ति को अधिकार देती है, यदि उसके अधिकार का हनन होता है तो दे कैन गो टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकते हैं। प्रोटेक्टिंग किस लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, किसी भी व्यक्ति के यदि फंडामेंटल राइट्स उनको लग रहा है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो कोर्ट की शरण ले सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है
है ना। और अम्बेडकर ने तो ये भी कहा था कि भी ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। इसके बाद रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ स्थापित करते हैं, रूल ऑफ ए लॉ, यानी कोई भी व्यक्ति कानून की अवहेलना नहीं कर सकता, कानून सर्वोपरि है, ठीक है। सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम को सेफ गार्ड करते हैं, यानी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम को सेफ गार्ड करते हैं। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनके क्या कार्य है। तो सबसे पहले जो कंप्लेंट्स आती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, उनको इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स। कई जगहों से कंप्लेन आती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कि भैया मानव अधिकारों का हनन हुआ है, तो उन कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना, है ना। विजिटिंग प्रिजन्स एंड डिटेंशन सेंटर्स, और विजिट करना, जो कैद है, जो डिटेंशन सेंटर्स है उनकी विजिट करना, प्रिजन्स और डिटेंशन सेंटर्स की विजिट करना, ठीक है। और इसके अलावा इंटरवेनिंग इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी वो इंटरवेन कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं, वो बता सकते हैं भी यहाँ पर ह्यूमन मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है ना। और भी कई हैं। व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि सरकार है वो स्टॉक, बफर स्टॉक करके लोगों तक सब्सिडियर्ड, जो छूट में मिला हुआ राशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो इसका मेन है कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, डिस्ट्रीब्यूट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, छूट में दिए हुए गरीबों को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी अनाज को कम कीमत पर गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करना। फेयर प्राइस शॉप्स स्टेबलाइज करना, फेयर प्राइस शॉप्स, जो फेयर प्राइस शॉप्स है गांव में और में, वहाँ स्टेबलाइज करना, वो गरीबों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, न्यूनतम मूल्य की दुकानें। हाउ फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया, भारत में फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया जाता है। फूड सिक्योरिटी है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इंश्योर होती है, यानी सरकार है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए वो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, फेयर प्राइस की शॉप्स ओपन करती है, बफर स्टॉक्स होता है वो स्टॉक करती है ना, किसानों से और उस स्टॉक को गरीबों को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। वो डू यू बिलीव दैट ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ मेड इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन फूड ग्रेन्स, क्या तुम्हें लगता है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो भारत को सेल्फ डिपेंडेंट कर दिया फूड ग्रेन्स में। बिल्कुल, ग्रीन रिवोल्यूशन एक ऐसी क्रांति थी जिसने इंक्रीज द प्रोडक्शन, इसने क्या किया ग्रीन रिवोल्यूशन ने, इंक्रीज द प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइब्रिड जो सीड्स है उनका यूज़ किया गया था, अच्छे टूल्स का यूज़ किया गया था, है ना, तो खाद बीज का यूज़ किया गया था। इस वजह से फूड प्रोडक्शन में क्या हुआ, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ, और इस वजह से भारत फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में क्या हुआ, सेल्फ डिपेंडेंट हुआ, आत्मनिर्भर हुआ, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बफर स्टॉक का क्या मतलब है? बफर स्टॉक का मतलब हुआ कि भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओपन्स द टू परचेज द बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का जो बफर स्टॉक है उसको परचेज करती है कि जब भी फसल निकलती है उस टाइम में वो जो आवश्यक अनाज है उस स्टॉक को वो खरीदती है किसानों से, और फिर उसी स्टॉक को ज़रूरत वाले जो किसान है, ज़रूरत वाले जो गरीब है, मजदूर है, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। मिनिमम सपोर्टेड प्राइस एमएसपी, ये कई बार आपने देखा होगा, काफ़ी मुद्दा बनता है इसका एमएसपी का। मिनिमम सपोर्टेड प्राइस होता है कि किसानों को कई बार क्या होता है कि कीमत होती है वो सही नहीं मिलती है, फ्लक्चुएट रहती है कीमतें, अचानक भाव बढ़ जाते हैं, कभी अचानक नीचे आते हैं। तो किसानों की सुरक्षा के लिए
भारत सरकार क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओपन करती है। उस सपोर्ट प्राइस पर है ना किसान है वो सरकार को अपने अनाज बेच सकता है, वो कीमत, उस कीमत पर। चाहे तो किसान है वो सरकार को अपनी है वो अनाज बेच सकता है। उनको किसानों को प्राइस से संबंधित श्योरिटी रहती है कि भाई इतनी कीमत पर तो सरकार ले ली, उससे ज़्यादा मिल रहा तो कहीं और दे सकते हैं, नहीं सरकार उनसे लेगी, है ना। किसानों की सेफ्टी के लिए होती है ना। एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया। भारत के जो जियोग्राफिकल फीचर्स है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। भारत का जो जियोग्राफिकल फीचर्स है वो 6 प्रकार का है। सबसे पहला है हिमालयन रीजन, हिमालयाज 3 भागों में ऊपर से नीचे और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डिवाइड किया गया है, उसको आपको स्टडी करना है। दूसरा नॉर्थर्न प्लेन्स, जो उत्तरी समतल मैदान है, जिनमें कौन आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये नॉर्थर्न प्लेन्स में आते हैं। तीसरा पेनिनसुलर प्लेटो, देखो PLATEUS ऐसा होता है प्लेटो, है ना, EUO होता है प्लेटो, EUO, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटो। और चौथा है इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल है जो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में है। पांचवा कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र। छठे ना आइलैंड जैसे है ना अपने निकोबार आइलैंड है ना, निकोबार द्वीप में लक्षद्वीप, ये आइलैंड्स होती है। 6 प्रकार के ज्योग्राफिकल एरियाज है भारत का। लोकसभा इज द मोर पावरफुल देन इन राज्यसभा। लोकसभा है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। इसके 3 बेस है। एक तो है कि लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव फिनेंशियल पावर्स होती है, फिनेंशियल पावर ज़्यादा होती है। किसके पास है? लोकसभा के पास। क्योंकि कोई भी बजट है, जो मनी बिल है, धन विधेयक है, वो लोकसभा में पास हो सकता है, राज्यसभा में पास नहीं होता, राज्यसभा में वो एंटर नहीं होता। सबसे पहले लोकसभा में, लोकसभा यदि उसको पास कर सकती है तो राज्यसभा उसको अमेंड नहीं कर सकती। वो केवल 14 दिन तक रोक करती है और सुधार बता सकती है, ये सुधार करो। और राज्यसभा की कोई पास कोई पावर नहीं होती है। दूसरे होते देखो ऑर्डिनरी बिल्स, जो सामान्य बिल होते हैं, जनरल लॉज होते हैं, वो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा सिर्फ उनको 2 महीने तक रोक सकती है, उन पर सुधार बता सकती है, ये कर सकते हो, बाकी उसके पास कोई पावर नहीं है। स्ट्रेंथ, लोकसभा के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, 550 है, जबकि राज्यसभा के पास सिर्फ 200 ही मेंबर है। तो इस आधार पर लोकसभा हो ज़्यादा पावरफुल है। लोकसभा इलेक्टेड बाय द पीपल, लोकसभा लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, इसलिए उनमें ताकत ज़्यादा होती है। राज्यसभा लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से चुनी जाती है राज्यसभा ना। वाई डिड द सार्स रूल एंड इन 1970? जो जार का जो रूल है वो 1917 में एंड हो गया था। क्यों एंड हो गया था, उसका क्या कारण है? देखो, जार के रूल का एंड होने का कारण है द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। पहले विश्व युद्ध का जो बहुत ही विनाशकारक परिणाम है ना, इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का बहुत ही भयानक प्रभाव, इसकी वजह से जार को हटना पड़ा, है ना, डेवास्टेटिंग इफेक्ट की वजह से। दूसरा वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक हार्डशिप, बहुत ही भयंकर आर्थिक तंगी उस टाइम हुई थी, है ना। सोशल अनरेस्ट, जार के विरुद्ध लोग खड़े हो गए थे, जार की जो निरंकुश नीतियाँ थी उनके विरुद्ध सोशल अनरेस्ट था, है ना। तो सोशल अनरेस्ट, है ना, जार्स इनएफेक्टिव लीडरशिप और जार की अप्रभावपूर्ण नेतृत्व है, ये भी कारण था। तो इसलिए जार का जो शासन है वो खत्म हो गया था 1917 में। वोट मेजर चेंजेस डिड द बोल्शेविक्स मेक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन? अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविक ने कौन से बदलाव किए? देखो कौन से बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया था। सबसे पहला था बोल्शेविक ने बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया था।
बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। बैंक्स और इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हो गई थी। और 2 नंबर इसका था कि लैंड डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को क्या कर दिया गया? सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी कर दिया। भी लैंड पर है वो एक सामाजिक प्रॉपर्टी है और इस पर किसी भी सामंतों का या बड़े जो है ना कुलीन जो लोग हैं उनका हक नहीं है। इसलिए किसानों को कहा गया जिनको जितनी ज़मीन चाहिए वो ले लो, है ना। What kind of ideas emerged in Europe after the French Revolution? फ्रेंच क्रांति के बाद कौन से विचार है वो इमर्ज हुए थे? इसमें देखो इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 प्रकार के फ्रेटर्निटी, ये 3 प्रकार के आइडियाज इमर्ज हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ द लाइफ ऑफ पेस्ट्रोल्स वॉज अफेक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के दौरान पेस्ट्रोलिक लाइफ कैसे अफेक्ट हुआ? कॉलोनियल रूल के बाद पेस्ट्रोलिक लाइफ कैसे अफेक्ट हुआ? तो देखो पेस्ट्रोलिक लाइफ कॉलोनियल रूल के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, है ना। कॉलोनियल रूल के दौरान पेस्ट्रोलिक लाइफ, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो चेंजेस इन देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। पेस्ट्रोल लाइफ इसलिए हुआ कि कॉलोनियल रूल के दौरान उनके जो पेस्ट्रोलिक जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उनमें चेंज करना पड़ा उनको। दे हैव टू चेंज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का मतलब हुआ कि उनकी जो पारंपरिक जो प्रथाएं थी वो उनको बदलनी पड़ी। जैसे पशु चराना था तो पशुओं की जगह उनके जगह कम हो गई, ज़्यादा खेती होने लगी तो पशुओं को बेचना पड़ा, खेती करनी पड़ी। जो व्यापारिक खेती है वो करनी पड़ी। और भी घूम घूम के खेती करते थे तो उनको नोमेंडिक लाइफ को बैन कर दिया, भी आप घूम कर नहीं एक जगह स्थिर रहना पड़ेगा। तो उनको जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी वो बंद कर दी गई, ठीक है। लैंड यूज में चेंज हो गया। पहले लैंड वो खेती के लिए लैंड का यूज करते थे, नहीं चराने के लिए लैंड का यूज करते थे। अब वो एग्रीकल्चरल वो लैंड का यूज करने लग गए। चल पशुपालन के लिए नहीं, एग्रीकल्चर के लिए वो जो व्यवसायिक खेती है ना, वो खेती करने को उनको बाध्य किया गया, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बदल गई। यानी कॉलोनियल टाइम के दौरान सिर्फ उनको अपने पशु चारण के कार्य को छोड़ करके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे मान लो खेती करना, खेती में अनाज को बेचना और बेचना, उन पर टैक्स पे करना, ये सब कुछ उनको करना पड़ा था। तो भी कहने का मतलब कॉलोनियल टाइम के दौरान, उपनिवेशिक टाइम के दौरान पेस्ट्रोलिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। राइट ए नोट ऑन द गुजर बकरवाल कम्युनिटी ऑन जम्मू एंड कश्मीर। गुजर जो जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल कम्युनिटी है उस पर आपको नोट्स लिखना है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी है वो पेस्ट्रोलिस्ट है और उनका मेन व्यवसाय है वो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है। एंड दे ग्रेज दे रियर द शिप्स एंड गोट्स, भेड़े बकरियां वो चराते हैं। और देयर मेन जो कार्य है दैट इज ए ग्रेजिंग द गोट्स एंड बेड्स। उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज यही थी, तो यही है। और उसको थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हो, यहाँ जगह नहीं है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी ये पेस्ट्रोलिस्ट है, पशु चराते थे, उनका मेन व्यवसाय वही था। वोट आर द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से? डिस्क्राइब द राइट्स गिवन टू यू बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपको बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का है आपको एग्जाम में आने वाले, लर्न कर लो। 6 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। रिलीजियस राइट्स, धार्मिक है ना, रिलीजियस राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एजुकेशनल कल्चरल राइट्स ना, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। और लास्ट में है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये क्या है? अधिकार है, आप याद कर सकते हो। देखो सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार है, हर व्यक्ति समान है, सरकार कोई किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। राइट टू फ्रीडम,
स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से फ्री है, वो घूमने फिरने बोलने सभी प्रकार की आज़ादी भारत के संविधान में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता। चौथा है रिलीजियस राइट्स है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस राइट्स, ठीक है। पांचवा है सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ये मिनोरिटीज को दिया गया है, यानी जो अल्पसंख्यक है वो अपनी धार्मिक संस्थाएं चला सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, जो मिनोरिटीज है। पांचवा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है कि यदि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि भाई वो उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय उसके अधिकारों की रक्षा करेगा। ये था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का आपके आने वाला 7वां अधिकार याद कर लो आप, ठीक है। अब देखो भारत का मैप आपको याद हो गई, आपको इंडिकेट करना है, आपको लगाने हैं, तो देखो भी सिंपल सा ऐसे मैप आप बना सकते हो, है ना। ये देखो, अब इसमें देखो गुजरात का है, ये गुजरात है, बिल्कुल सिंपल है ये गुजरात। राजस्थान इसके ऊपर ये राजस्थान है ना। केरल नीचे नीचे ये केरल है ना। केरल हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है। पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल है ना। तो आप लगा सकते हो। इनमें देखो सरिस्का और रणथंभौर दोनों ही राजस्थान में है यहाँ पर, ठीक है। गिर गुजरात में है, काजीरंगा असम में है ना। काना आपके काना है एमपी में, ये एमपी यहाँ पर है ना। और रणथंभौर आपको पता ही है। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। धन्यवाद आपको देखने के लिए।